राजीव जी, प्रियंका जी ने जो बात कही उसकी एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, वास्तविकता में समझ में नहीं आई। तो आपके पैनल में जो बुद्धिजन बैठे हैं और आपके श्रोता दर्शक हैं, मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि आईटी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं और मोदी जी करीब करीब हम उम्र हैं। मेरा सन 52 का जन्म है, मेरे ख्याल से सन 51 का उनका जन्म है। मैंने सन 1973 में इंजीनियरिंग की है। मेरी डिग्री हस्तलिखित है, हाथ से लिखे हैं, नंबर उसमें मार्कशीट में हाथ से लिखे हुए हैं। मैंने एमबीए जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया वो भी हाथ से लिखा हुआ है। तो क्या उस समय जब मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, उस समय वो फॉन्ट इजाद हो गया था जिसमें वो डिग्री दिखाई गई? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रियंका जी ने एक कटाक्ष किया है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री जो पूरे विश्व में केवल एक व्यक्ति के पास है। और देखिए, यह भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है या बदसूरती है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर कोई आदमी यह कहता है कि मैंने पीएचडी की है, मेरे पास 40 साल का अध्यापन का अनुभव है या प्रशासनिक अनुभव है, तो शायद लोकतंत्र में वो एक एडिशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है। लेकिन अगर कोई आदमी कहे कि मैंने चाय बेची है और इस गर्व से बताए जैसे कि उसने पीएचडी की हो, या इकोनॉमिक्स में उसकी महारत हो, या सोशल साइंस में उसकी महारत हो, या मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग में या डॉक्टरी में या वकालत में, किसी भी चीज में महारत हो, लेकिन ये कैसी महारत है? क्योंकि देखिए, जो रोल होता है, जो एक्सपेक्टेड रोल होता है और जो क्वालिफिकेशन होती है, उनके बीच में एक मैच होना चाहिए। मैं क्योंकि एमबीए हूं तो मैं वो नौकरी कर सकता हूं जो एमबीए की आवश्यकता है। मैं वो नौकरी नहीं कर सकता जहां पे केमिस्ट्री या फिजिक्स की एक्सपर्टाइज की आवश्यकता है। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास एक्सपीरियंस है और जो अहर्ताएं हैं, जो आवश्यकता है नौकरी की, क्या उसके बीच में कोई संबंध है? एक चीज, मध्य प्रदेश के अंदर आपके गुणीजन बैठे हैं जो मध्य प्रदेश से आते हैं, वो कृपा करके ये बताएं, मुरैना के अंदर एक कांड हुआ है 3-4 दिन के पहले, इसका प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा? वहां पे वहां के तोमर लोगों ने एक गुर्जर की हत्या कर दी। गुर्जर समाज में, मध्य प्रदेश के गुर्जर, आप जानते हैं कि वो जो इलाका है वहां गुर्जर जो है बहुतायत में है, तोमर भी बहुतायत में है। तो गुर्जर समाज तो आक्रोशित हो गया था क्योंकि ये गुर्जर युवा की हत्या की गई। उसके बाद सरकार ने जो तोमर थे, 3-4 तोमरों के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया। तोमर में नाराज हो गए। तो ये देखिए, ये अगर हत्या हुई होती, किसी मुसलमान द्वारा हुई होती, तो अभी तक एक बहुत बड़ा कांड बन गया होता। लेकिन देखिए, ये चीजें, जब आपका समय बुरा चलता है, हर तरफ से आक्रमण होता है। किरोड़ी लाल मीणा ने हाथ जोड़कर, जो उनकी प्रतिद्वंदी हैं, जो पहले बीजेपी की कैंडिडेट थी, आशा मीणा से हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए कहा कि अगर आप बैठ जाएं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, आप बैठ जाएं, मुझे चुनाव लड़ने दो, जीतने दें। आशा मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा को, जिनका बहुत प्रभाव है राजस्थान के अंदर मीणा समाज के अंदर, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगी, अब आप माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। तो ये स्थिति है आज बीजेपी की। और देखिए, चारों तरफ से जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं, मोदी जी जिस प्रकार की वेशभूषा करके वहां पे नृत्य कर रहे हैं और समाज को, और देखिए, जय श्री राम का पट्टा पहनना जो राहुल गांधी कहते हैं, देखिए हम कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय। हम सियावर रामचंद्र की जय कहते हैं, हम जय सिया राम कहते हैं, हम राम राम कहते हैं। लेकिन ये जो एक नारा है जिससे आप नारी का अपमान करते हैं और नारी को पुरुष से हीन समझते हैं, उसका नाम उसके साथ नहीं लेते, ये सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। हम तो पार्वती सती का नाम लेते हैं, हम पार्वती का नाम लेते हैं, हम राधा कृष्ण का नाम लेते हैं। बिना नारी के हम पुरुष को अपूर्ण मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जो शक्ति के बिना जो शिव हैं वो भी शव समान हैं। तो ऐसे समय में सनातन धर्म का अपमान करना और नारी को इस प्रकार से नजरअंदाज करना और अपने पट्टे पे लिखना, मुझे लगता है सनातन विरोधी है। मुझे ऐसा लगता है एक बयार बह रही है, और अगर मोदी जी को राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के सामने खड़े करने का बीजेपी प्रयास करेगी, इससे बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर लोकल लीडरशिप को उभारती, शायद उसको कुछ फायदा होता, लेकिन हर जगह अगर दूल्हा एक ही आदमी होगा तो मेरे ख्याल से बीजेपी को उससे नुकसान होगा। जी, हर जगह दूल्हा का नजरिया इस पर समझना चाहता हूं, आपके विचार सुनना चाहता हूं कि कैसे आप देखते हैं। क्या आपको भी लगता है कि चुनाव नहीं बल्कि बीजेपी यहां फंस चुकी है?
कहा जाता है ना कि चुनाव फंस गया है, चुनाव फंस गया है, लेकिन यहां पार्टी फंसी हुई दिखाई दे रही है क्या? देखिए राजीव जी, पिछली बार दीपक जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा प्रबुद्ध जन बैठे हैं इस पैनल में, तो मैं उन्हें ये बताऊं कि जो सरकार की नीतियां हैं वो समझना बुद्धिजनों का काम नहीं है, प्रबुद्ध जनों का काम नहीं है। इस सरकार ने जब कृषि नीति बनाई और 3 कानून लाए तो किसानों को समझ में नहीं आया कि वो कानून क्या हैं। जब वो ये अग्निवीर कानून लाए तो ये जवानों को और बच्चों को समझ में नहीं आया कि वो कानून किसके लिए है और क्यों है। और जब वो ओल्ड पेंशन स्कीम को उन्होंने लागू नहीं किया और कांग्रेस की जहां जहां सरकार बनी उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, सरकारी कर्मचारियों को समझ में नहीं आया कि सरकार की नीति क्या है। तो ये सरकार की नीति समझने के लिए मेरे ख्याल से बुद्धिजीवी होना आवश्यक नहीं है, और जिस चीज की आवश्यकता है वो हम बन नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह कहा गया राम जन्मभूमि पे इलेक्शन होगा। मैं आपके डीबी लाइव के माध्यम से सरकार से और सत्ता पक्ष से जानना चाहता हूं, राम जन्मभूमि के अंदर जो पुजारी होंगे और जो महंत होंगे और पीठाधीश्वर होंगे, उसमें क्या राजपूत होंगे पुजारी, क्या दलित होंगे, क्या वैश्य समाज के लोग होंगे, क्या कायस्थ होंगे, क्या यादव कुर्मी और जाट होंगे, या केवल ब्राह्मण होंगे? राम जन्मभूमि न्यास जो बना है, जिसके अंदर बड़े बड़े महंत और पीठाधीश्वर बैठे हुए हैं, उसमें कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं और कितने आदिवासी हैं? क्या इसका मतलब यह है कि राम जन्मभूमि का जो मंदिर बनेगा उसमें ब्राह्मणों के लिए 100% रिजर्वेशन होगा? क्या हिंदुस्तान के मंदिरों में, आप तमिलनाडु की बात छोड़ दीजिए जहां स्टालिन जो है वो पेरियार के समर्थक हैं, क्या इस प्रकार का 100% का रिजर्वेशन मंदिरों के अंदर ब्राह्मणों का होना उचित है? जब हिंदू समाज को आप एकत्रित करना चाहते हैं तो हिंदू समाज के जो बैकवर्ड क्लास है, जो ईबीसी क्लास है, जो ट्राइबल्स हैं, जो SC ST हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको मंदिर के अंदर प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलना चाहिए? 100% रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए? तो इसलिए दीपक जी, बुद्धिजनों को इतनी शक्ति नहीं है और ना उनकी नीतियां प्रबुद्ध लोगों को समझ में आएंगी। उसके लिए जो आवश्यक है, उसके लिए एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री की आवश्यकता है, जो न मेरे पास है, न पैनल में बैठे किसी और के पास। जी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, खैर। और अगर सही तरह से सरकार की नीतियां होती है ना, तो वो पैसे आपके जेब में वापस डाले जाते हैं। कैसे? स्कीम्स बनाकर, किसानों की मदद करके, महिलाओं की मदद करके, मजदूरों की मदद करके, रोजगार दिलवा के, इसी तरह से पेंशन दे के, इसी तरह से तो आपके पैसे आपकी जेब में वापस आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? आपके जेब से निकाल रही है और लूट रही है, भ्रष्ट है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपकी संपत्ति दे रही है। और ये मत समझिए कि सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, ये इनकी नीति है, ये भाजपा की नीति बन गई है। 10 सालों से मोदी जी की सरकार है। आप 10 सालों में आप बताइए, ये कहते हैं ना, आपको ये कह रहा था 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। मोदी जी स्कूल गए तो 70 सालों में अगर स्कूल नहीं था तो मोदी जी स्कूल कैसे गए? स्कूल भी कांग्रेस ने ही बनाया होगा। सही बात है। कह रहे थे कि कॉलेज भी कांग्रेस ने ही बनाया हुआ होगा जिसमें मोदी जी पढ़े। अब मुझे नहीं मालूम वो कॉलेज गए थे कि नहीं, लेकिन वो जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस का उनका जो सर्टिफिकेट था ना, वो जरूर कांग्रेस के दिए गए कंप्यूटर पे छपा होगा। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थी और वो कंप्यूटर थे और वो कंप्यूटर लाना चाह रहे थे देश में, तो विरोध किसने किया? भाजपा ने किया कि भाई ये सब नहीं चलेगा देश में। आज देखो देश तकनीक में आगे कैसे बढ़ गया है। उसकी वजह से, क्योंकि बहुत सालों पहले, दशकों पहले किसी की सोच थी। अगर आज देश में IIM है, IIT है, एम्स जैसे बड़े अस्पताल हैं, किसी की सोच थी, नेहरू जी की सोच थी कि हम ऐसे ऐसे संस्थान बनाएंगे जिससे दशकों बाद लोगों का लाभ होगा, जिससे देश आगे बढ़ेगा।